हेलो। अब हम लोग पेपर 2 का सोल्यूशन को देखते हैं क्लास 10th के FTRE के। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को 4 सेक्शंस दिए गए हैं। पहला सेक्शन है बेसिक स्कूल। मेरे ख्याल से इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स थोड़ा इजी होगा। सही करेंगे तो +1, गलत करेंगे तो 0। सेक्शन 2 में क्या है, सेक्शन 2 में CUET है और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ठीक ठाक होगा। सही करेंगे तो +5, गलत करेंगे तो -1। और सेक्शन 3 जो है वो JEE मेंस है। यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है। सही करेंगे तो +4, गलत करेंगे तो -1। और फोर्थ सेक्शन है केमिस्ट्री ओलंपियाड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टिपिकल पार्ट होगा, टफ होगा। और यहाँ पे थोड़ा सा जो है मार्किंग भी थोड़ा अलग तरीके से दी गई है, पार्शियल मार्किंग, यानी कि सही कर रहे हैं तो +4, गलत कर रहे हैं तो -1। और पार्शियल मार्किंग जिनके भी मोर देन 1 सही होंगे, यहाँ पे क्या होगा, ये मोर देन 1 ऑप्शन आर करेक्ट, तो ये पार्शियल मार्किंग पे डिपेंड होगा। ठीक है, तो पार्शियल मार्किंग अगर सारे ऑप्शंस ठीक होंगे तो +6। ठीक, तो यहाँ पे पार्शियल मार्किंग का रूल दिया गया है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सेक्शन 1, तो सबसे पहले थोड़ा ये सिंपल सेक्शन होगा। न्यूक्लियर फ्यूल इन द सन इज हाइड्रोजन, सबको पता है। द पर्सन हैपिक मायोपिक आई, मायोपिक आई मीन्स जो हम लोग को दूर का बोर्ड क्लास में बच्चों को नज़र नहीं आता है, दूर का नज़र नहीं आ रहा है, यानी पावर इज इक्वल टू 1/f। ये तो मीटर्स में होती है, इसको सेंटीमीटर को मीटर्स में बदल लेंगे तो पावर कितनी हो गई, -4। ठीक है, तो ये माइनस होता है, कॉन्केव होते हैं, कॉन्केव लेंस। फोकल लेंथ ऑफ द कर्व मिरर डिपेंड्स ऑन नन ऑफ दिस, वेवलेंथ पे भी डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी पे भी नहीं, मटेरियल पे भी नहीं। ठीक है, फोकल लेंथ तो हमारा जो उनका जो स्फेरिकल जिस शेप का होता है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इतनी दे रखी है वेवलेंथ। अब वेवलेंथ दे रखी है और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, तो वेवलेंथ और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमें पता है, ये होता है, तो ये हमने वैल्यू रख दी। और लैम्डा की मतलब लैम्डा मीन्स वेवलेंथ की वैल्यू निकाल दी, दिस इज 5580। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी। क्वेश्चन नंबर 5 का फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल तो हमें पता ही है सब क्या होता है, नेचुरल गैस भी, कोल भी और पेट्रोलियम भी, ये सब हमें ज़मीन के अंदर मिलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, यहाँ 3 रेसिस्टेंस ट्रायंगल में जोड़े गए हैं और इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछा गया है। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो ये दोनों रेसिस्टेंस हमें सीरीज में नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद ये दोनों पैरेलल में, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया, दिस इज 2R/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक 100 वाट है और 250 वोल्ट बल्ब के ऊपर छपा हुआ है। ठीक है, तो रेसिस्टेंस बल्ब का क्या होगा, तो हम क्या जानते हैं, P इज इक्वल टू V²/R से, P इज इक्वल टू V²/R से R की वैल्यू हमने निकाल ली, विच इज़ 625 ओम। क्वेश्चन नंबर 8 में, द सेल्स ऑफ द रेटिना विच रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, तो क्या होते हैं, कोन्स। कोन्स, रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, तो इसमें कोन्स जो होता है वो कलर को देखता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखेंगे, द लाइट पासिस थ्रू ए प्रिज्म, एक लाइट एक प्रिज्म से पास हो रही है, कौन सी लाइट ऐसी है जो सबसे ज़्यादा एंगल से डेविएट होती है, तो वॉयलेट कलर ऐसा होता है जो सबसे ज़्यादा डेविएट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इनकरेक्ट देखना है, तो मैंने शायद गलती से करेक्ट लगा दिया है। ठीक है, तो इनकरेक्ट ये आप एक बार देख लीजिएगा, ये तो करेक्ट ही है। ठीक है, तो इनकरेक्ट इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा इनकरेक्ट क्या है। ठीक है, फॉर्मूले हैं सर डायरेक्ट, वोल्ट एम्पियर जूल पर सेकेंड। ठीक है, P इज इक्वल टू वी आई, एक फार्मूला ये है, एक आई टी इज इक्वल टू क्यू है। ठीक है, तो जो भी इसमें इनकरेक्ट होगा, ठीक है, मैंने गलती से करेक्ट देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, pH वैल्यू ऑफ द बेकिंग सोडा ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होगा, बेकिंग सोडा ऑफ द सॉल्यूशन, ये बेसिक होगा और बेसिक होगा तो ग्रेटर देन 7, 8 पॉइंट समथिंग कुछ होता है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एसिड सॉल्ट इज, एसिड सॉल्ट हमारा जो होता है NaHSO3 होता है। अगर ये हमें एक रिएक्शन दी गई है, ठीक है, विच एलिमेंट लॉस विल एज द गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, शायद मैंने इसको भी सॉल्व नहीं कर पाया था शायद, कोई बात नहीं, इसको हम देख लेंगे आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ द एल्कलाइन फैमिली, कौन सा एल्कलाइन फैमिली है, यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला होता है एल्काइन का CnH2n-2, तो CnH2n-2 से अगर हम देखेंगे तो कौन सा फॉर्मूला फिट बैठ रहा है, C9H16,
तो आइन, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड फैमिली से ये हमारा बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 15, पीएच वैल्यू ऑफ द 5 इज कॉन्सेंट्रेशन आइन। पीएच वैल्यू हमको दे रखी है 10⁻⁻5। ये हमने आपको पहले भी एक वीडियो बना रखा है पीएच वैल्यू पे, ठीक है, तो उसमें से भी देख के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ इसको 100 टाइम्स क्या करा गया है, इसको कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करा गया है, तो कितना हो गया 10⁻³ तो पीएच अगर जितना ज़्यादा पानी मिला देंगे उतना ज़्यादा उसमें एच आयंस इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। तो ये पहले से पीएच क्या हो गया 3, यानी कि ये मोर एसिडिक हो गया, ठीक है। आइडेंटिफाई द सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस वाला जो होता है वो NH4 होता है, ठीक। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। IUPAC नेम ऑफ द आइसोमर ऑफ द ब्यूटेन। तो ब्यूटेन क्या होता है, जिसमें 4 कार्बन होते हैं, 4 कार्बन की ऐसे। तो इसका अगर हम एक आइसोमर बनाएंगे तो इसका एक आइसोमर ये बनेगा थोड़ा सा टी शेप में। तो टी शेप में बनता है, तो यहाँ पे इसको 1 2 3 अगर नंबर डाल दें तो 2 पे हम देखेंगे एक मिथेन लगी हुई है। तो मीथेन लगी हुई है तो उसको क्या लिखेंगे 2 मिथाइल, और फिर 1 2 3 को हम क्या बोलते हैं प्रोपेन, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 17 का C, 2 मिथाइल प्रोपेन। 18, विच इज़ नॉट एन ओर ऑफ मैग्नीशियम। इनमें से कौन सा मैग्नीशियम का ओर नहीं है, तो साइडेराइट आयरन का ओर होता है, ठीक है। बाकी तीनों मैग्नीशियम के ओर हैं, तीनों में मैग्नीशियम आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, विच डेविएट फ्रॉम द ऑक्टेट टूल। ऑक्टेट टूल कौन कौन फॉलो नहीं करते, तो ये याद रखिएगा बोरॉन से बनने वाले और एल्युमिनियम से बनने वाले ऑक्टेट टूल फॉलो नहीं करते। तो बोरॉन वाला यानी कि BF3 ऑक्टेट टूल फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, विच हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी फ्रॉम द एनाइन। कौन सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे नॉन मेटल्स में। तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिव या इसको आपको चेक करने के लिए आपको एक पीरियोडिक टेबल जो आपको 10th में दी गई है उसको थोड़ा सा देखना होगा, वहाँ से आपको ये सही आंसर मिल जाएगा विच इज़ NOF। तो 20 का C ऑप्शन इज़ करेक्ट। अब जाते हैं मैथमेटिकल सेक्शन में। मैथमेटिकल सेक्शन में क्या है कि हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है √58 है। तो डिस्टेंस का हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करके दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर करने के बाद इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, तो हमको ये मिल गया। फिर x की वैल्यू हमें मिल गई 0 और 6, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमें x वैल्यू है सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें वैल्यू ऑफ k बताना है। तो ये वैल्यू अगर हमने क्या करा, अगर ये इसका सोल्यूशन है तो ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा, यानी x की जगह हमने -a रख दिया, x की जगह -a रख के इसको सॉल्व कर दें विच इज़ इक्वल टू 0, तो हमें k की वैल्यू पता चल जाएगी। तो k की वैल्यू आ गई हमारी -a/3 3a + 2b। सिंपल क्वेश्चन है, सारे ही सिंपल हैं। PQ आर द डिस्टिंक्ट प्राइम। डिस्टिंक्ट प्राइम मीन्स मान लीजिए 3 और 5, तो इनके बीच कुछ कॉमन तो है ही नहीं, तो इनके बीच 3 और 5 के बीच कॉमन क्या आएगा, केवल 1। कोई भी अगर प्राइम होगा तो उनके बीच कॉमन केवल 1 ही हो सकता है, तो SCF हमारा केवल 1 ही हो सकता है, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। इफ़ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस पे दिए गए हैं, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट फार्मूलेस में आपको बताया था कि ट्राइंगल के फार्मूला आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ट्राइंगल का फार्मूला CBSE के बोर्ड के सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन इन्होंने रख रखा है और इसमें बार बार वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ भी लिया गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज 25/2 आ जाएगी। 25 में क्या है, 25 में अगर हम लोग देखेंगे तो 3 4 ये तीन नंबर्स हैं, ABC आर इन AP, ठीक है। तो एक 3 है और एक 4 + p² है, एक 6 - p है। तो अगर ये तीनों AP में है तो यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द मिडिल टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस वैल्यूज़ को पुट कर दिया, p की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने मिड टर्म स्प्लिट करके p की वैल्यू पता कर ली, p की वैल्यू क्या आ गई ½ एंड -1, तो देख लिया कौन सी वैल्यू सही है, ½ -1 तो इसमें दी नहीं गई है। 26, p इज द सम ऑफ द फर्स्ट p टर्म्स ऑफ AP, द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स। अब इसमें क्या दिया गया है, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें क्या है सम ऑफ p टर्म्स, सम ऑफ p टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ q टर्म्स। मतलब अगर हम किसी AP का p टर्म को सम करें और q टर्म्स को सम करें, आपस में क्या आएंगे इक्वल अगर आते हैं तो हमें क्या पता करना है p + q टर्म्स। और जनरली बुक्स में सारे क्वेश्चंस आप लोग को 10th में क्या दे रखे हैं, p टर्म्स इज q एंड q टर्म्स इज p। तो बताइए p + q क्या होगा, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ p टर्म और q टर्म की जो वैल्यू है वो क्या है सेम है। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट इस वैल्यूज़ को रख दिया और बिल्कुल एकदम इक्वेट करते चले गए, ठीक है।
और इक्वेट करने के बाद हमको सबसे लास्ट में मिल गई एक इक्वेशन ये, ठीक है। अब हम क्या पता करेंगे, पी प्लस क्यू टर्म, वैसे जैसे हम लोग करते आए हैं, पी प्लस क्यू टर्म का हमने सम का इक्वेशन लिख दी, और इक्वेशन लिख दी तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी विच इज़ जीरो। तो ये पूरा ही टर्म क्या हो गया, पी प्लस क्यू टर्म इज़ जीरो। तो हमारा ये पी प्लस क्यू टर्म इज़ जीरो हो गया। चाहे तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, चाहे इसको आप एज ए स्टेटमेंट की तरह याद कर लेंगे तो भी आप इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया, एक ट्राइंगल है, ये लाइन और इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो कोई भी दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो लाइन है वो इस एंगल और इस एंगल की क्या है, बाइसेक्टर भी है। तो इसका मतलब ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर है, तो ये ट्राइंगल क्या होगा, ये ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर होंगी। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट 27 का। 28 का ये हमको एक दिया गया है, एक ट्राइंगल दिया गया है जहाँ ए सी इज इक्वल टू बी सी और ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac² है, ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको अगर हम देखें तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac² है। ए सी स्क्वायर को हम दो बार अलग अलग करके लिख ले, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब हम क्या जानते हैं, ए सी जो है वो बी सी के बराबर है, तो ए सी जगह हमने बी सी रख दिया। तो ये एक पाइथागोरस थ्योरम की इक्वेशन बनती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पे हमें ए बी क्या हो रहा है, हाइपोटेन्यूस बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है, तो ए बी इज़ हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो अगर ये हाइपोटेन्यूस हो गया तो एक परपेंडिकुलर और एक बेस हो जाएगा, ठीक है। पर ये दोनों तो वैल्यू आपस में बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल सी ही हमारा राइट एंगल होगा, ठीक है। तो एंगल सी हमारा राइट एंगल होगा। 29 द लीस्ट नंबर व्हेन द डिवाइडेड बाई 12, ऐसा नंबर जो 12 से डिवाइड करा जा रहा है 7 रिमाइंडर आता है। तो 12 से किसी नंबर को डिवाइड कर देंगे तो 7 रिमाइंडर आता है, यानी कि क्या बच रहा है, 5। इसी तरह किसी भी नंबर को 15 को डिवाइड करा जाता है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 10। तो इसको माइनस करा तो कितना आ गया, 5। तीसरे नंबर 16 को अगर डिवाइड करा गया तो रिमाइंडर आ रहा है 11, तो इसको माइनस करा तो 5, यानी कि 5 हमारा एक नंबर आ रहा है। और एलसीएम अगर निकालेंगे 12, 15, 16 का विच इज़ 240, यानी कि 5 इनमें से क्या होगा, कम। तो 240 माइनस 5, तो नंबर क्या हो जाएगा, 235 ही नंबर हमारा ऐसा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में देखेंगे तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए बी सी इंटीरियर एंगल है, tan a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब यहाँ पे ये फार्मूला आप लोग को 10 सिलेबस से हटाया गया था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फार्मूला मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें ये फार्मूला दिया था कि tan 90 माइनस थीटा जो होता है विच इज़ इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। इस फॉर्मूले को आपको मैंने बताया था और उसी फॉर्मूले पे देखिए क्वेश्चन आ भी गया। तो यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस सी, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ 10 ले लिया, ठीक है। तो यानी कि 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा लिख दिया, tan a प्लस बी इज इक्वल टू कॉट सी बाई 2। ऑप्शन कौन सा सही है, 30 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आ जाते हैं सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 थोड़ा सा टफ होना चाहिए। सेक्शन 2 में हम क्या देख रहे हैं, 31 क्वेश्चन को। 31 क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द ड्यूटेरियम ट्रिटियम प्रोटियम। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाइड्रोजन के 3 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने होते हैं इसके, 1, ठीक। अब यहाँ क्या एक सर्किट दिया गया है जिसमें हमको एक रेजिस्टेंस दिया गया है R3। फाइंड द करंट इन R3। तो अब हम इसमें देख लेंगे कि R3 हम कैसे फाइंड करेंगे। 25 वोल्ट की बैटरी है, इसमें 2 एम्पियर का करंट है, 5 ओम। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, 10 वोल्ट का। ये 10 वोल्ट तो यही ले रहा है 15 में से, तो इसके आगे कितना वोल्ट जा रहा है, 5 ही वोल्ट जा रहा है, यानी इनके अक्रॉस 5 वोल्ट है। तो ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तो ये भी 5 वोल्ट और ये भी 5 वोल्ट होगा। अगर ये 5 वोल्ट है और 4 ओम का रेसिस्टेंस है, तो ये कितना करंट ले रहा होगा, 1.25 ले रहा होगा, V इज इक्वल टू आई आर से। और अगर ये 2 में से 1.25 तो इसमें चला जा रहा है, तो बाकी बचा 2 एम्पियर में से कितना करंट होगा, 0.25 एम्पियर इसमें, 0.75 एम्पियर इसमें जा रहा होगा। तो 0.75 यानी कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 33 में देखें, फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन तारापुर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 ये आपका वही है, कोई भी चीज़ अगर किसी सर्किल पे गोल गोल रोटेट कर रही है तो वर्क डन उस पर क्या होता है, 0, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो वर्क डन क्या हो गया, 0। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। द टाइम टेकन बाय द सनलाइट पासेस थ्रू। अब टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हमें पता है।
और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्पीड इन एयर अपॉन स्पीड इन ग्लास। तो स्पीड इन ग्लास निकाल लिया, तो हमें क्या पता करना था? ग्लास के अंदर कितना टाइम लेगी लाइट पास होने में। तो यहाँ हो गया टाइम, डिस्टेंस तो हमारी 4 mm थी वही, पर स्पीड हमारी थोड़ी सी बदल जाएगी क्योंकि अब स्पीड ऑफ लाइट तो रह नहीं जाएगी 3 × 10⁸ ग्लास के अंदर, थोड़ी सी कम ज़्यादा हो जाएगी, विच इज़ इक्वल टू, ठीक है, तो 1.5। तो हमने कितना टाइम निकाल लिया, कितना आ गया? इस 2 × 10⁻−11, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा विच इज़ 1.5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा स्पीड ऑफ ग्लास थोड़ा सा कम हो जाएगा, लाइट इन स्पीड ऑफ ग्लास। तो इसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे, विच इज़ 2 × 10⁻11, नॉट मल्टीप्लाई, गलती से हो गया था। 36 कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द पावर इज +d, ठीक है। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी पावर कितनी है, यहाँ पे पावर दे रखी है +d, और एक लेंस ये है जिसकी पावर है -4d। तो कंबाइंड पावर कितनी हो जाएगी? पावर का एडिशन हो जाता है, विच इज़ इक्वल टू 2 डायोप्टर। तो फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ होती है 1/पावर। तो पावर आ गई 1/2 यानी कि 0.5 मीटर, या इसको सेंटीमीटर बदलेंगे तो 50 सेंटीमीटर। वैल्यूज़ आ रही है प्लस में, इसका मतलब ये कैसा होगा? ये होगा कॉन्वेक्स 50 सेंटीमीटर का। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.666 या 67 इज 10⁻27 kg। ये आपको याद रखनी होगी, ठीक है। 38 का क्वेश्चन क्या है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे करंट डिवीज़न रूल अप्लाई करा है। एक करंट आ रहा है और 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, यानी कि करंट डिवीज़न रूल अप्लाई हो रहा है। तो करंट डिवीज़न रूल का फॉर्मूला होता है टोटल करंट इनटू जिस ब्रांच में करंट निकालना है उस ब्रांच का नहीं, दूसरी ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंस का सम। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, विच इज़ इक्वल टू 0.48 एम्पियर आ जाता है। 38 का सी, इसको याद रखेंगे, करंट डिवीज़न रूल अच्छा है। 39 एक करंट इज पासिंग थ्रू 2 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे हीट का फॉर्मूला होता है I²RT से हम डायरेक्ट हीट के फॉर्मूले में रख देंगे, R की वैल्यू आ जाएगी 2 ओम। सोलर सेल डायरेक्ट हमारी एनर्जी को किस में बदल देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो हम लोग के छत पे लगे रहते हैं पैनल्स, ठीक है। 41 फिर केमिस्ट्री पार्ट है। सिलिकॉन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन। अगर सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो देने लेने में इसको ज़्यादा दिक्कत है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, इसका मतलब ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब चेन आइसोमर्स ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द फॉर्मूला इज C5। यहाँ पे क्या है? पेंटेन है। तो पेंटेन के अगर हम लोग अलग अलग फिगर्स बनाएं तो 3 ही फिगर्स बन पाते हैं, ठीक है। तो यानी कि कितने इसके आइसोमर्स होंगे? 3। एन कंपाउंड इज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट देखने के लिए हमें वो देखना होता है जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन हो। तो यहाँ हम देखते हैं सीरीज़ में, तो अगर चेन में है सीधा तो हेक्सेन, और पेंटेन में 6 नंबर पे, पेंटेन 5 पे, तो हेक्सेन में ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब देखते हैं कि अगर ज़्यादा कार्बन है और फिर ब्रांच भी ना हो, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वाले जो हैं ये ब्रांच्ड हैं, कुछ इस तरीके के हैं ब्रांच, C और D। तो ब्रांच वालों का भी बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और सीरीज़ का ज़्यादा होता है, और सीरीज़ में भी कार्बन जिसमें सबसे ज़्यादा होते हैं उसका सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज़ करेक्ट। मेटल यूज्ड इन द कैटलिस्ट फॉर द हाइड्रोजनेशन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज, ठीक है। तो यहाँ पे आप निकल देखेंगे कि फैट्स को हम लोग निकल के बर्तन में गर्म करते हैं, तो ऑयल और फैट्स का इक्वेशन आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे निकल आप कैटलिस्ट की तरह सबसे ज़्यादा यूज़ होते हुए देखेंगे। कन्वर्जेशन ऑफ शुगर इनटू CO2, तो ये तो आप लोगों ने ग्लूकोज वाली इक्वेशन कई बार पढ़ रखी है, ठीक है, चाहे बायोलॉजी में पढ़ रखे हो चाहे केमिस्ट्री में। तो ये सिंपल है, ऑक्सीडेशन। चीफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द रेड बॉक्साइट। तो रेड बॉक्साइट जो होता है वो आयरन में ही होता है, बॉक्साइट है ना। तो बॉक्साइट का ओर है Fe2O3, ठीक। 47 एल्कलाइन अर्थ मेटल प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल। ये आपको याद रखना पड़ेगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल को थोड़ा सा आप स्टडी करेंगे। क्लोरोफिल है, बायोलॉजी से थोड़ा रिलेटेड हो गया, मैग्नीशियम, ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड, ये मैंने आप लोग को एसिड में ये जो pH वैल्यू का जो फॉर्मूला उसमें बताया था, pH वैल्यू का जो वीडियो था उसके अंदर ये मैंने बता दिया था। कॉन्जुगेट एसिड आप देख लीजिएगा। तो कॉन्जुगेट एसिड क्या होते हैं? H+ आयन को निकालना या जोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एसिड पूछा गया है, अगर बेस भी पूछा जाता तो आप निकाल सकते थे। तो एसिड हो गया ये, ठीक।
H3BO3 इज द बोरिक एसिड। H3BO3 हमारा एक बोरिक एसिड होता है और ये मोनोबेसिक वीक लुईस बेसिड एसिड होता है। इसको खैर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस इसको याद रख सकते हैं, बोरिक एसिड, ठीक है। लुईस ब्रॉन्स्टेड अगर आप इतना ज़्यादा या इसको देखेंगे अगर एसिड में, तब तो फिर पूरा 12th ही पढ़ लेंगे, ठीक है। तो 50 का पेयर ऑफ द एम्फोट्रिक स्पीशीज। एम्फोट्रिक मतलब एम्फोट्रिक जो एसिड बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, ये होगा डी ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द एलसीएम ऑफ द टू डिस्टिंक्ट नंबर 211, ठीक है। 211 तो हम खुद ही देख रहे हैं कि प्राइम है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एलसीएम ऑफ द टू डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर इज 211, ठीक है। तो 211 है तो यहाँ पे क्या होगा, HCF इंटू एलसीएम, तो 211 होगा तो दूसरा नंबर इज़ 1, तो यहाँ पे अगर एलसीएम 211 है तो HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 1, ठीक। 52, इफ़ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2x स्क्वायर, ये ठीक है, द अदर जीरो, तो हम क्या जानते हैं, सम ऑफ द जीरो इज -b अपॉन है, ये निकाल दिया, उसको सॉल्व कर दिया, विच इज इक्वल टू क्या आ गया, 3/2, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 53 में एक पॉलिनोमियल हमें दी गई है, अनदर पॉलिनोमियल इज, रिमाइंडर कम्स आउट टू बी ax प्लस बी, तो यानी कि इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो हमने इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करा, तो डिवाइड करके हमने क्या देखा, तो हमें रिमाइंडर आ गया x प्लस 2, और ये रिमाइंडर को हमने किससे कंपेयर कर लिया, ax प्लस बी से, तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ पर फिर से हम देखते हैं, a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 2, तो यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, b के बारे में कुछ दिया ही नहीं गया, ठीक है। तो अब फाइंड द वैल्यू ऑफ k, एक कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, हैज़ बीन द सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू द हाफ ऑफ दियर प्रोडक्ट, यानी कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का हाफ है, ठीक है, 1/2, तो ये हमने वैल्यू रख दी, सम ऑफ प्रोडक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकाल के, और इसकी वैल्यूज रख दी, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है -b अपॉन है, उसकी वैल्यू होती है c अपॉन है, ठीक है, करके हमने इसको k की वैल्यू देखा, विच इज़ इक्वल टू 5, सिंपल क्वेश्चन है, 54 हो गया, ठीक है। 55 में यहाँ एक इक्वेशन है विच इज़ पैरेलल टू द y एक्सिस, तो हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करें स्ट्रेट लाइन के, तो 55 को हम लोग देख लेते हैं, ये इक्वेशन को फिर से हमने ओपन कर दिया, ओपन करके रीअरेंज कर दिया, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो वेयर m इज़ क्या होता है, m होता है हमारा स्लोप, और स्लोप होता है हमारा ये, मतलब जो वैल्यू दे रखी है m की वैल्यू ये है, और स्लोप होता है हमारा tan थीटा। अगर tan जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, अगर हमारी लाइन ये, तो डेफिनेटली ये y एक्सिस की क्या होगी, पैरेलल होगी, तो y एक्सिस के पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए, एंगल शुड बी 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट, तो यानी कि हमारा जो ये वैल्यू है ये किसके बराबर होनी चाहिए, इनफाइनाइट के, और ये इनफाइनाइट कब आ सकता है, जब ये हमारा जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये अगर जीरो हो जाए, तो किसी भी नंबर को अगर आप जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर सॉल्व होकर क्या आएगा, इनफाइनाइट, तो यानी कि 4 माइनस के शुड भी क्या होना चाहिए, जीरो, यानी कि के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4, तो 55 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन इज 4। 56, यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दी गई जिसका जीरो है, ये अलग अलग 3 जीरो दिए गए हैं क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो 3 जीरो दे रखे हैं, यानी कि 3 जीरो दे रखे हैं, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये भी मैंने मैथ्स इंपॉर्टेंट फार्मूले में आपको बताया था, क्यूबिक पॉलिनोमियल के फार्मूलेज आप एक बार देख लीजिएगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 3 होंगे, -b अपॉन ए, इससे हमने वैल्यू निकाल ली, a की वैल्यू आ गई 3, फिर अदर फॉर्मूले में रख देंगे, तो अदर फॉर्मूले रख के b की वैल्यू आ जाएगी 2, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट 56 का। 57 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 57 में आ जाएगा, पॉलिनोमियल कर्व टचेज द एक्स एक्सिस, ऐसा कौन सा कर्व है जो एक्स एक्सिस को टच करेगा, तो जो भी एक्स एक्सिस को टच करेगा यानी कि वो उसका एक जीरो होगा, और कैसा जीरो होगा, रियल जीरो होगा, तो ठीक है, यानी कि y की वैल्यू वहाँ पे क्या होगी, जीरो, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर x को टच करेगी या क्रॉस करेगी तो y की वैल्यू उस टाइम पे जीरो हो जाएगी। अगर दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे या b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो सबके हमने जब डिस्क्रिमिनेंट देखें तो डिस्क्रिमिनेंट या तो हमारे आएंगे नॉन रियल आएंगे, इमेजनरी आएंगे, ठीक है। अगर जिसमें भी जीरो आ जाएगा, इसके अंदर हम देख रहे हैं जीरो आ जा रहा है, तो यही ऑप्शन इज़ करेक्ट, यही हमारा टच कर रहा होगा। 58, दो इक्वेशंस दी गई हैं और ये पता दिया गया है दो स्ट्रेट लाइन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब ये क्वेश्चन क्लास 11th का है, तो यहाँ पे हमने देखा फॉर्मूला क्या होता है, m1 m2 इज इक्वल टू -1, यानी कि दो
लाइंस का जो स्लोप है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, -1 के बराबर होना चाहिए। तो यानी हम इक्वेशन को क्या कर दें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख दें दोनों इक्वेशंस को, और दोनों के अलग अलग स्लोप देख लें और दोनों के स्लोप्स को मल्टीप्लाई कर दें, तो वैल्यू जो आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू -1। ठीक है, तो 58 का हो जाएगा सी ऑप्शन। 59 यहाँ पे भी हमको दिया गया एक पॉलिनोमियल, एक और पॉलिनोमियल, दोनों को डिवाइड करा गया x-4 से, और दोनों ही सेम रिमाइंडर देती हैं। तो यहाँ से पहले एक बार फिर से इस इक्वेशन को देख लेते हैं। दो हमें अलग अलग पॉलिनोमियल दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो पॉलिनोमियल हैं, दोनों को हमने डिवाइड करा है x-4 से। तो x-4 से डिवाइड करा है, यानी कि हम इसमें x इज इक्वल टू 4 डायरेक्ट पुट कर दें तो हमें रिमाइंडर पता चल जाएगा। तो हमने दोनों में x इज इक्वल टू 4 क्या करा, पुट कर दिया, तो हमें दोनों का अलग अलग रिमाइंडर पता चल गए। अब कह रहा है दोनों रिमाइंडर्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों रिमाइंडर्स आपस में इक्वल हैं, तो दोनों को इक्वेट कर दिया और a की वैल्यू को पता कर लिया। a की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो a की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, 62 में देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट के पॉजिटिव नंबर्स। नेचुरल नंबर्स इज 820, द सम ऑफ फर्स्ट, सम मतलब ए पी वाला फॉर्मूला, सम ऑफ नंबर देखते हैं तो n+1/2 ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, n नेचुरल नंबर्स का सम। तो फिर सम को अगर हमने देखा तो एस के इज इक्वल टू के प्लस 1 इज इक्वल टू 820, डायरेक्ट हम इस इक्वेशन को बना लिया। एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई जिसको हमने मिड टर्म स्प्लिट कर दिया, मिड टर्म स्प्लिट कर दिया तो k-40 k+41 आ गया। तो एक वैल्यू आ गई k इज इक्वल टू 40 और एक वैल्यू आ गई k की -41, तो k की वैल्यू क्या हो गई 40, 60 का हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, सेक्शन सी में आ जाते हैं। सेक्शन सी 30 मिनट्स इसके लिए भी टाइम दिया गया है। सेक्शन सी में हम लोग को एक कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है और एक हमें दिया गया है एक कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है। तो कॉन्वेक्स लेंस के सामने हमने क्या करा है, इसकी मतलब जो इसकी अपर्चर है, जो मतलब जितना भी हमारा साइड है यहाँ की इसकी डायमीटर दी गई है d, और उसके आगे एक ब्लैक कागज़ रख दिया गया है जिसकी डायमीटर दी गई है d/2, मतलब सेंटर से छुपा दिया गया है। तो अब देखते हैं कितना पार्ट हमारा छूटा है। अब पूछा गया इंटेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा और फोकल लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। फोकल लेंथ पे कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप इसको रंग दीजिए कुछ कर दीजिए, फोकल लेंथ जो है वही की वही रहेगी। पर हाँ, इंटेंसिटी यानी कि इसमें जाने वाली जो रोशनी है वो कम ज़्यादा हो जाएगी। हमने आइज़ में भी यही देखते हैं कि इंटेंसिटी को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने काला पार्ट ढक दिया तो इंटेंसिटी डेफिनेटली कम हो जानी चाहिए। तो इंटेंसिटी होती है कि जो पार्ट का एरिया इसमें जा रहा है उसके रेशियो के बराबर होती है। तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ठीक है, तो I1/I2 इज इक्वल टू A2/A1। तो कौन सा जितना एरिया अभी छूटा रह गया है वो एरिया हम निकाल लेंगे जितना एरिया छूटा रह गया है, ठीक है, एक्सपोज्ड है, अपॉन ओल्ड एरिया। ठीक है, तो ये d/4 है, यहाँ हमने रेडियस के फॉर्म में लिखा है, वो एरिया क्या होता है πr² होता है। ठीक है, या πd²/4। ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं एरिया, तो d²/4 या डायमीटर के टर्म में दिया गया है, तो d²/4 करके हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो इंटेंसिटी कितनी निकल गई 3/4 आई, पहले से 0.75% रह जाएगी। ठीक है, तो 62 का ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन हमें दिया गया है प्रिज्म। अब ये प्रिज्म का थोड़ा सा ये वाला पार्ट आप लोगों ने फॉर्मूले शायद पढ़े ही नहीं होंगे, ये क्लास 12th में आएंगे, फिर भी हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, एक प्रिज्म है, ये इसका प्रिज्म एंगल बोला जाता है जहाँ इसको रखा जाता है, और ये जो रे इमर्जेंट रे होती है और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। तो मिनिमम डेविएशन के लिए जो फार्मूला होता है ये। ठीक है, तो नेट डेविएशन हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा फार्मूला हो गया ये, दोनों में हमने वैल्यूज़ रख दी μ1 μ2 a1 a2 की। ठीक है, तो ये वैल्यू हमको निकल कर आ गई 10/3 डिग्री। तो 10/3 डिग्री ये डायरेक्ट फार्मूले से आ जा रहा है। हालांकि ये फार्मूला ही बस आप लोग के लिए मुश्किल था, बाकी तो सॉल्व करने में कोई दिक्कत ही नहीं थी, बस ये फॉर्मूले आपको याद रखने थे। ठीक है, तो अभी मैं लाइट और प्रिज्म का जब बनाऊँगा वीडियो तो उसमें इसको भी इंक्लूड करके आप लोग को बता देंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज बस केवल आपको देखने हैं, और दूसरे वाले में फिर वही हमने इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी सीधे डायरेक्ट, तो वैल्यू आ गई 2 डिग्री। एकदम सिंपल है, रखने में कुछ नहीं, बस आपको फॉर्मूला ही याद नहीं था तो ये सॉल्व करना मुश्किल था। ये फॉर्मूला आपको 12th के प्रिज्म में मिलेगा। ठीक है, CBSE बोर्ड में अभी नहीं दिया गया है। फिर आप लोग को एक कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है केमिस्ट्री में, फ्लोरीन और ये लंबा, तो यहाँ पे इसका आप देख लेंगे पूरा कॉम्प्रीहेंशन पढ़ के, तो 65 का आ जाएगा A और 66 का आ जाएगा C+6। ठीक है, तो फिर अब नेक्स्ट है, फिर एक कॉम्प्रीहेंशन है आयनिक कंपाउंड्स के बारे में।
केमिस्ट्री का, तो आयनिक कंपाउंड्स में आप देखेंगे द साइज ऑफ एनायन इंक्रीजेस, ठीक है, कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। अगर एनायन का साइज इंक्रीज हो रहा है तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज हो रहा है, पर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको 67 का ए ऑप्शन सही है, और 68 का ऑप्शन यहाँ पे क्या बताना है, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। फिर से थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान रखेंगे, रॉन्ग और राइट करेक्ट, तो मुझसे यही गलती हो जाती है जल्दी जल्दी में। 68 का है रॉन्ग ऑप्शन इज आयनिक कंपाउंड्स हैव द डायरेक्शनल बॉन्ड, जबकि ये अनडायरेक्शनल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देखेंगे। 69 और 70 ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे एक वैल्यू दी गई है साइन और इसकी, दोनों तरफ हमने क्या करा, होल स्क्वायर कर दिया। दोनों तरफ होल स्क्वायर करके इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई डायरेक्ट 25। यहाँ पे भी वही है, दोनों तरफ हमने इक्वेशन को क्या कर दिया, होल स्क्वायर करके ऐड कर दिया। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये वाली जो इक्वेशन है इसको हमने इसका एलसीएम ले लिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू रख दी है विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे न्यूमरेटर जो है 0 हो जा रहा है, तो इसका मतलब पूरी वैल्यू ही क्या हो जाएगी, 0। 70 का ऑप्शन सी सही होगा। 71 एक एपी पे भी क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये कुछ रेफरेंस बुक में दिया गया है 10th की, और 11th में तो आप इसको देखेंगे ही देखेंगे। 11th में तो आपके सिलेबस का ही पार्ट है ये क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आपको 11th में बहुत सारे दे रखे हैं। एपी आप फिर से पढ़ेंगे 11th में, तो वहाँ पे ये हर एक बुक में दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक सम दे रखा है, सम, तो Sn और फिर S2n ये हमने निकाल लिया। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे 71 को अगर हम देखेंगे तो 71 का हमने इसको सॉल्व कर दिया। 71 को बाद में हमने सॉल्व कर दिया है। तो यहाँ पे दो हमारे पास एपी सीरीज़ हैं, ठीक है। एक एपी सीरीज जिसमें फर्स्ट टर्म स्मॉल ए है और उसका डिफरेंस डी है, और दूसरी सीरीज़ जिसका कैपिटल ए है फर्स्ट टर्म और दूसरा स्मॉल डी कैपिटल डी है। दोनों सीरीज़ का जो रेशियो है वो कितना है, 7n+1/4n+27 दिया गया है। तो इसको हमने देख लिया कि हमारा ये वैल्यू आ रही है। फिर हमें बताना है 11th टर्म का उन्हीं दोनों रेशियो क्या होगा। तो एक का हो गया स्मॉल टी 11 और एक हमने कैपिटल टी, मतलब कि स्मॉल ए प्लस 10d कैपिटल ए प्लस 10d। अब इस वैल्यू को हमने क्या करा, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे 20 आ गया, ठीक। अब 20 को हम क्या लिख सकते हैं, n-1 यानी कि 21 - 1d, ठीक। अब इसको हमने एक सिंपल कंपेयर करा है अपने ऊपर वाली इक्वेशन के साथ, ठीक है। ऊपर वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 21। यही एक प्रॉब्लम आती है जो स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते हैं इस इक्वेशन में। तो यहाँ क्या करा गया, इसको इसके साथ बस केवल कंपेयर करा गया है। तो कंपेयर करने के लिए हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करा है, ठीक है। n की वैल्यू 21 आ गई। n की वैल्यू 21 आती है, डायरेक्ट हम इस वैल्यू में रख देंगे और वैल्यू आ जाएगी दिस इज़ 4/3, ठीक है। तो यहाँ पे 4/3 करेक्ट होगा। अब दूसरे इक्वेशन में हमें क्या दे रखा है, 72 वाले क्वेश्चन में Sn दे रखा है, डिनोट द सम ऑफ द n टर्म्स। S2n इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ Sn, द सम ऑफ 2n। तो हमने देखा सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला ये है, तो सम ऑफ 2n टर्म्स का ये हो जाएगा। अब इक्वेशन क्या दे रखी है, 3 टाइम्स ऑफ Sn इज इक्वल टू S2n टर्म्स का सम, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूले में रख दिया और इक्वेट कर दिया। यहाँ पे हमने क्या देखा, 2a की वैल्यू आ गई, एन डी प्लस डी हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब हमें क्या बताना था, हमें रेशियो बताना था S3n का रेशियो Sn के साथ, S3n का रेशियो Sn के साथ, दोनों का हमने डायरेक्ट फॉर्मूला रख दिया। फॉर्मूला रख के थोड़ा सा सॉल्व कर दिया और सॉल्व करके ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 6:1। तो ऑप्शन 72 का बी, सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा। सेक्शन 4 ये केवल केमिस्ट्री ओलंपियाड है, इसको हम लोग देख लेते हैं। केमिस्ट्री ओलंपियाड 73 का है जिप्सम, ठीक है। क्विक लाइम का फॉर्मूला ये, स्लैग लाइम का ये, लाइमस्टोन का ये है। तो कौन सा इसमें कह रहा है, कौन सा जो है हार्डनेस को रिमूव करता है, वो करता है स्लैग लाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ऑप्शन व्हाट इज ए, तो ए क्या होगा, स्लैग लाइम। 74 का विच स्टेटमेंट आर, फिर अब यहाँ पे देखिएगा करेक्ट है कि रॉन्ग है। तो यहाँ पे करेक्ट देखेंगे तो कौन सा करेक्ट है, यहाँ पे हम देखेंगे पहला भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट नहीं है, ठीक है। एडिसिव फोर्स, ठीक है। एडिसिव फोर्स वो होते हैं जो अनलाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं, तो ये इनमें नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। HNO2, ठीक है। तो HNO2 यूज्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर इज
इसका होता है +3, तो यहाँ पे दोनों होगा, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह यूज़ करे गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पिरामिडल स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं दिया गया है, 11th में ही आप ये थोड़े से स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे। फिलहाल अभी तो आप याद रख सकते हैं पिरामिडल स्ट्रक्चर NH3 का होता है, ठीक है। बाकी सब 2 डायमेंशन होते हैं, ये 3 डायमेंशन में चला जाएगा पिरामिड स्ट्रक्चर। इथॉक्सी एथेन और मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। तो ये होते हैं, ये भी एक डिफरेंट टाइप के मेटामर्स होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के ये आइसोमर्स ही होते हैं, ठीक। ये भी थोड़ा सा हार्ड साइड का क्वेश्चन है, मतलब ये मेरे ख्याल से सारे ही क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन आपको 10th से तो नज़र नहीं आ रहा है। फोर्थ फ्लोटेशन टेक्निक NCERT बुक में तो नहीं है, पर रेफरेंस बुक में शायद होगी। तो ये सल्फाइड ओर्स को निकालने के लिए फोर्थ फ्लोटेशन टेक्निक हम करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। अब फिर से यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, करेक्ट और इनकरेक्ट। तो कोवैलेंट कंपाउंड आर द गुड कंडक्टर इन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सोडियम पाल्मिटाइट ये हमने साबुन में देखा था, सॉल्ट एंड फैटी एसिड, ठीक है। ये बचता है, तो इसमें क्या देखते हैं, सॉल्ट एंड फैटी एसिड होता है CAT का C, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोगों ने इस सीरीज़ को देखा था, तो ये भी आपको अगर देखना पड़ेगा, तो ये एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही आ रहा है मुझे लग रहा है, ठीक है। इंक्रीजिंग द नॉन मेटेलिक करेक्टर, तो ये आपको एक पीरियोडिक टेबल में अगर आप इसको देखेंगे तो नॉन पीरियोडिक टेबल में ऐसे ही नज़र आएगा, ठीक है। तो 82 का ये हम लोग देख लेंगे, और 84 में ये मैक्सिमम 4, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से पूरा पेपर हो गया है, तो इसमें हम